बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग खुश होंगे, अपने प्यारों के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे, हैप्पी होंगे और आपकी वजह से आपके आसपास के लोग भी खुश होंगे। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी दोस्ती पर। कल मैंने बात की थी ज़िंदगी पर, तो आज मैंने कहा कि चलो दोस्ती पर बात करते हैं कि जब हम किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि उस इंसान में क्या खुसूसियात हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वो कितना कूल है, वो कितना स्मार्ट है। ये देखना ज़रूरी है क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के साथ दोस्ती करते हो या दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हो तो कोशिश किया करो कि ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो कि आपसे बेहतर हो। लेकिन दो तीन चीज़ें और भी देखना ज़रूरी है जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ये कि वो कितने काइंड हैं, कितने गिविंग है। उसके साथ साथ अगर आपकी किसी के साथ दोस्ती हो जाती है, आपकी पक्की वाली दोस्ती हो जाती है, तो उसके बाद आप एक दूसरे के साथ हर तरह की बातें डिस्कस करते हो, अपने सीक्रेट्स बताते हो, अपने ट्रॉमास के बारे में डिस्कस करते हो। तो अगर आपका दोस्त आपको कुछ बता रहा है अपने बारे में, वो अच्छा है बुरा है, उस पर ट्रस्ट करें, उसे कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि दोस्ती इसी का नाम है और दोस्ती वो वाहिद रिश्ता है जिसका इंतखाब आप खुद करते हैं। तो ऐसे दोस्तों का इंतखाब किया करें जिससे आप उनकी ज़िंदगी में और वो आपकी ज़िंदगी में नुमाया और खुशगवार तब्दीलियाँ ला सकें। तब्दीलियों से ही आपको बताती चलूँ कि मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है और जब मौसम तब्दील होता है तो इंसानों की, शहरियों की सेहत भी तब्दील होती है, गला ख़राब रहना मामूल बन जाता है। कल जब मैं घर गई तो मेरा गला शदीद दर्द कर रहा था और मैं इतनी परेशान थी कि मैं बात भी नहीं कर पा रही थी और मैं सोच रही थी कि आज मैं शो कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी पुप्पो आई हुई हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा गला ठीक है ना, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, उदास हो। तो मैंने अपनी वो ख़राब सी आवाज़ में उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे बात नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना बैग पकड़ा, बैग में से मलेठी निकाली और कहा कि इस मलेठी को अपनी मुंह में रखो और इसको दबाओ, चबाओ और कोशिश करो कि जो इसका रस है वो तुम निगलो, अंदर लेकर जाओ। तो पहले तो मैं ज़रा परेशान हुई कि क्योंकि इससे पहले मैंने मलेठी का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया था। लेकिन चूंकि जब आप तकलीफ़ में होते हो, दर्द में होते हो और कोई आपको सजेशन दे रहा हो या कोई आपको कोई मेडिसिन या कोई भी चीज़ दे रहा हो तो आप ले लेते हो, इस्तेमाल कर लेते हो कि हो सकता है कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो जब मैंने मलेठी का इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए कि रात तक मेरे गले के दर्द में नुमाया कमी थी और आप देख सकते हैं कि आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मैं बातें भी कर रही हूँ। तो अगर आपके गले में दर्द है तो आप लोग भी मलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मलेठी का इस्तेमाल करना मुफीद है। उसके साथ साथ अब आते हैं आज के टॉपिक की जानिब कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। हम अपनी स्किन का ख्याल तो बहुत रखते हैं, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपने दांतों को इग्नोर कर देते हैं। आप जब किसी से मुलाकात करते हैं या किसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तो आप नोट करते हैं कि उस इंसान के दांत कैसे हैं, क्योंकि जो दांत होते हैं ना वो आपकी खूबसूरती को मज़ीद निखारते हैं, आपकी खूबसूरती को और ज़्यादा नुमाया कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने दांतों को नज़रअंदाज करते हैं और नज़रअंदाज करने से एक तो आपकी खूबसूरती में कमी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसे अमराज में मुब्तला हो सकते हैं जो कि बदतरीन अमराज हैं। ओरल कैंसर उनमें से एक है, क्योंकि ओरल कैंसर के सिम्टम्स बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आज हम इसी पर ही बात करेंगे। तो अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान जो कि डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए थे, हमने अच्छी अच्छी बातें की थी, अपने नाजरीन को समझाने की कोशिश की थी कि दांतों पर भी देखा करें, वो भी आपका ही है, दांत अपने ही हैं, गैरों के नहीं हैं। क्योंकि कुछ लोग ना इग्नोर करते हैं दांतों को कि कोई बात नहीं, अगर दांत पीले हैं तो कोई बात नहीं, हम क्या करें। तो सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्रिया, ठीक ठाक, खुश? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली हमारे यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि दांत सिर्फ खाना खाने के काम आते हैं। बिल्कुल सर, हालांकि एक शख्सियत का एक बहुत अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा है सर। हाँ, अगर आपके दांत बदरंग हैं, बदनुमा हैं, पीले हैं तो खुद ही एहसास कंपनी में आप रहेंगे और अच्छे तरीके से बात हम कहते हैं ना इंसान मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके दांत पीले हैं तो आप मुस्कुराते हुए बहुत बुरे लगेंगे। फिर अगर मुंह से स्मेल आती है तो लोग आपके पास बैठने से गुरेज करेंगे कि इसके मुंह से तो बदबू आती है। होता है सर कि कोई कह रहा हो कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है। फिर अगर एक आधा दांत मुंह में नहीं है तो खाली जगह बनी होती है और वो भी बड़ी अजीब लगती है। और चौथी बात सबसे अहम कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके बोलने के लिए दांत बड़े ज़रूरी हैं। ज़ुबान की नोक उनसे टकराती है तो उनकी प्रोनाउंसिएशन सही आती है। ओके, मुझे आज बात पता चली है। सारे अल्फ़ाबेट्स बोल के देखें
तो आपको अंदाज़ा होगा कि किन किन जगहों पे दांत आपके लिए ज़रूरी हैं। ओके ओके। अब उन लोगों की गुफ्तगू सुन लें जिनके मुंह में दांत नहीं है, और उन लोगों की सुन लें जिनके मुंह में पूरे दांत हैं, तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि दांत ओके। कितने ज़रूरी हैं। ये तो बड़ी अहम बात सर आपने बताई कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें प्रोनाउंस करने के लिए दांतों का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ हम दांत सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर जो पहला सवाल मैं पुट करूंगी वो यही है सर कि अमराज कौन कौन से हैं? ऑरल कैंसर की तो मैंने बात की, गम इशू भी होता है, तो आप प्लीज़ डिटेल बता दीजिए कि वे कौन से अमराज हैं जो कि दांतों से रिलेटेड हैं। पहले लोग ये थे कि सिर्फ दांत निकलवाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते थे। अब आबादी बढ़ गई, पेचीदगियाँ बढ़ गई, मसाइल बढ़ गए, बीमारियाँ भी बढ़ गई, तो अब डॉक्टर के पास जाने की बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं डेंटिस्ट के पास जाने की। मुंह में छाले हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है, सेंसिटिविटी होती है, ठंडा पिए उससे दर्द होता है, गर्म पिए उससे दर्द होता है, मीठा खाएं उससे दर्द होता है, और खाना चबाने से दर्द होता है, और मुंह से स्मेल आती है, दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। ये सब चीज़ें जो कि हमें कॉमन प्रैक्टिस में देखने में आती हैं मरीज़ों की तरफ से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को ओरल कैंसर है तो उनके बहुत से लोग इग्नोर करते हैं दांत के दर्द को कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, एक दिन में ठीक हो जाएगा, घरेलू टोटके करते हैं। अगर किसी को ओरल कैंसर है तो सिम्टम्स क्या है? ओरल कैंसर की सबसे पहले तो हम वजह देखेंगे क्या है। ओरल कैंसर आमतौर पर स्मोकर्स को, अच्छा, सिगरेट, तंबाकू, शीशा, आइस, ये इस तरह की तमाम नशावर चीज़ें, नस्वार, इनकी वजह से हो सकते हैं। जी बिल्कुल। इन लोगों को हमारे तो कुछ जगहों पे तो हमारी कल्चर का हिस्सा है, और कुछ जगहों पे हमारी महफिलों का हिस्सा ये चीज़ें, लेकिन इनका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल, इनका मुसलसल इस्तेमाल ओरल कैंसर की तरफ लेके जाता है। अब एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि जिसको ओरल कैंसर हो रहा है या कुछ और है? सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स ये होते हैं कि सबसे जो कॉमन है वो मुंह में छाले बनना होता है। ठीक है, अगर तो मुंह में छाले मुख्तलिफ जगहों पे बन रहे हैं, कभी ज़ुबान के ऊपर, कभी ज़ुबान के नीचे, चीक में, होंठ के अंदर वाली साइड पे, तो इनको माइग्रेटरी अल्सर्स कहते हैं या अफ्सर अल्सर्स कहते हैं। ये तो एक रूटीन की बात है, ये हो जाता है। इसकी वजह क्या है वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ऐसा कोई मुंह में छाला, ऐसी कोई स्वेलिंग, ऐसा कोई उभार जो कि 2 से 3 हफ्ते तक बना रहे और ठीक ना हो, ओके, आपके वो जो आप जेल लगाते हैं छालों के लिए, या आप नमकीन पानी की कुल्लियाँ करते हैं, इस तरह की जितनी और चीज़ें हैं, अगर इनके बावजूद 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो ठीक ना हो, तो फिर आपको फिक्रमंद होना चाहिए और फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए कि ये स्वेलिंग है, ये उभार है, या ये छाला है, ये 2 से 3 हफ्ते के ठीक नहीं हो रहा है। तो ये उसकी सबसे पहली अलामत है। सेकंड होता है कि एकदम से भूख लगना कम हो सकती है, हो सकता है मरीज़ का वज़न कम होना शुरू हो जाए, उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाए, नींद उसकी बहुत अपसेट हो सकती है, और वो तेज़ी से नीचे की तरफ उसकी सेज जाना शुरू हो सकती है। ये ओरल कैंसर की अलामात हैं, जिसके ऊपर एक इंसान को, एक शख्स को अलार्म हो जाना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर के पास आना चाहिए। सर जैसा कि आपने कहा कि आपके मुंह में छाले हो जाएंगे किसी भी इंसान के मुंह में, लेकिन वो सिर्फ एक सिम्टम है, इसका कतई ये मतलब नहीं कि उसे ओरल कैंसर हो सकता है। अगर किसी के मुंह में छाले हैं तो उसका इलाज क्या है, वो क्या करे? पहले इसकी रीज़न देखते हैं। मेडिकल साइंस बहुत रिसर्च कर गई, बहुत ऊपर चला गया, लेकिन इन छालों की असल वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो मुशाहिदा है, हमारा डॉक्टर्स का ऑब्जर्वेशन है, वो आमतौर पर विटामिन B12 की कमी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल, या स्ट्रेस में रहना, अच्छा, बच्चों का भी और बड़ों का भी मुसलसल टेंशन, इसको कई दफ़ा तो हम स्ट्रेस अल्सर्स का नाम देते हैं। अच्छा, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुंह में कोई दांत की कोई नोक चुभ रही है, दांत कोई भुरा है, कोई चिप ऑफ हुआ है, उसकी नोक चुभ चुभ के भी छाले बन जाते हैं। तो इसके लिए हम ज़रूरी ये समझते हैं कि हर 6 माह के बाद आप डेंटिस्ट को विज़िट ज़रूर करें, चाहे कुछ भी ना हो। अच्छा, स्ट्रेस और दांतों का आपस में क्या ताल्लुक है? स्ट्रेस का, ये जो छाले बनते हैं ये दांतों पे नहीं बनते, ये ज़ुबान पे, गाल पे, सॉफ्ट टिश्यू बनते हैं। तो स्ट्रेस का दांतों पे असर होता है। अच्छा, हाँ जी, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो अपने दांतों को अमूमन पीसते बहुत हैं, बैठे होंगे और उनका मुंह सख्ती से बंद होकर दांतों को बेंच रहते हैं आपस में। आप गुस्से में हो तब भी आप ये एक्टिविटी करते हो आप? ठीक है ना, खासतौर पे बच्चे बहुत करते हैं, बच्चों को मना करना चाहिए। शौहर भी करते हैं, मर्द हज़रात तो बोल तो सकते हैं वो। ख़वातीन भी करती हैं कभी कभी। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस का ताल्लुक होता है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा है जो शुगर पेशेंट, उनके दांत बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर आमतौर पे जिसको कहते हैं, ये एक ऐसी मोहल्लक बीमारी है कि अगर ये कंट्रोल्ड रहे तो कुछ भी नहीं कहती या थोड़ा बहुत असर डालती, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड हो तो ये दांत के, ये जिस्म के हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है।
और अमूमन आम तौर पे सबसे पहले मसूड़े और दांतों की ही शामत आती है। मसूड़े सूजना शुरू होते हैं और जब मसूड़े मुसलसल सूजेंगे तो जो उसके सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं जिनको हम पेरिडोंटल लिगामेंट कहते हैं वो ढीले हो जाते हैं और दांत बिलाकर हिलना शुरू हो जाते हैं। तो शुगर पेशेंट्स बहुत जल्दी दांतों से फारिग हो जाते हैं अगर वो अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो शुगर पेशेंट के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसने ऑफ एंड ऑन अपने डायबिटोलॉजिस्ट से भी मिलना है और अपने डेंटिस्ट को भी दिखाते रहना है, ताकि डायबिटीज़ की वजह से जो दांतों की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उनका जल्दी से इजाला हो सके। सर अगर वो शुगर पेशेंट है और वो दांतों का ख्याल नहीं रख रहा तो उसका ये है कि उसके दांत गिरेंगे, दांत गिरते भी हैं, उसके साथ साथ उनके दांतों में दर्द होती है। तो दर्द की वजह क्या है? मैंने बताया ना कि चूँकि शुगर एक मदर डिजीज़ है जिसकी वजह से और बड़े मसले आते हैं। आपके जब दांत हेल्दी नहीं होंगे तो वो किसी भी शक्ल में रिएक्शन दे सकते हैं, वो सेंसिटिविटी दे सकते हैं, दर्द दे सकते हैं, हिल सकते हैं, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सो फर्स्ट फोकस ऑन डायबिटीज़, अपने शुगर को कंट्रोल करें, डेंटिस्ट्री, फिर दांतों पर करें। सर बड़े लोगों की ये शिकायत होती है, वो कहते हैं कि हम चाय पीते हैं तो कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे जो दांत हैं वो पीले हो जाते हैं। लेकिन सर इसका जवाब मैं लूँगी ब्रेक के बाद। तो ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं दांतों की कि अगर आपके दांत खूबसूरत होंगे तो वो आपकी पर्सनालिटी को मजीद निखारेंगे। तो ब्रेक से पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब अक्सर चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से या सिगरेट पीने से दांत पीले हो जाते हैं और जब वो दांत पीले होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं और कुछ लोग ना उसको पिन पॉइंट भी करते हैं कि वो आपके दांत ज़रा थोड़े से पीले हैं। तो उसके बाद जो एम्बैरेसिंग होती है, क्योंकि आपको होता है कि मैं तो सुबह भी ब्रश करता हूँ, रात भी ब्रश करता हूँ, लेकिन चाय पीने के बाद ऐसा हो जाता है। सबसे पहले बताइए कि इसका हल क्या है, क्योंकि ये आई थिंक सबके साथ ये प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, चाय और कॉफ़ी का मुसलसल हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल तो नुकसानदेह है, लेकिन जब भी आप चाय या कॉफ़ी पिएं तो डेफिनेटली आप जेब या बैग में टूथब्रश रख के तो फिर नहीं सकते। तो जब भी चाय या कॉफ़ी पिएं उसके बाद एक फ्लशिंग किस्म की एक कुल्ली कर लें, ठीक है। और रात को सोने से पहले किसी भी अच्छी टूथपेस्ट जो आपके डेंटिस्ट ने रिकमेंड की हो उससे दांत साफ़ करके सोएं। असल जो हमारे यहाँ एक मिथ है ना, वो सुबह उठ के ब्रश करना, सुबह उठ के सब लोग लगे होते हैं बड़े ज़ोर से उनको उबकाइयाँ भी आ रही होती हैं, झाग भी बन रहा होता है, लेकिन सफाई नहीं हो रही होती क्योंकि वो ब्रश सही तरीके से नहीं कर रहे होते। हाँ। वो दांतों के ये हॉरिजेंटली ब्रश कर रहे होते हैं। ब्रशिंग की जो टेक्निक है वो वर्टिकल है और राउंडेड है। रात को ब्रश करना इसलिए हम ज़रूरी कहते हैं कि 5-6 घंटे आपने सोए रहना, मुंह बंद रहना, उसमें कोई इनटेक नहीं है, कोई वाटर इनटेक नहीं है, कोई आपने चाय नहीं पीनी। असल में इनसे मुंह साफ़ भी हो जाता है, अगर खुराक मुंह में पड़ी हो तो मुंह साफ़ भी हो जाता है। अच्छा। लेकिन रात के सोने में 5-6 घंटे आपका मुंह बंद रहता है तो वो चीज़ें एडअप होती जाती हैं। तो चाय कॉफ़ी पीने वालों से ये है कि एक तो हर कप के बाद एक प्रेशराइज किस्म की कुल्ली कर लें। हाँ। और नफसियाती तौर पे ऐसे लोग ना एक हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं कि जी शायद वो दाग जम गए तो सख्त ब्रश से हमारे दांत बहुत अच्छे साफ़ होंगे। ये कतई गलत कॉन्सेप्ट है। जितना ब्रश हार्ड होगा आपके दांतों को उतना ही नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा। एक वो हार्ड होता है, दूसरा वो करते सख्ती के साथ है नफसियाती तौर पे कि जी दाग उतर जाएंगे, वो दांतों का एनामल घिस जाता है उसमें, ठीक है, और उससे फिर सेंसिटिविटी और दूसरे इश्यू आने शुरू हो जाते हैं। इसका हल ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास 5-6 माह के बाद जाके अपनी स्केलिंग या पॉलिशिंग करवाते रहें ताकि ये पीलापन दांतों का कायम ना रहे, दांतों के ऊपर पीलापन कायम ना रहे। सर जैसा कि मैंने कहा कि दांत आपकी शख्सियत को निखारते हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि किसी भी इंसान की शख्सियत में दांतों का क्या किरदार होता है? मैं चूँकि प्रोग्राम को शुरू में बताया कि आपकी स्माइल परफेक्ट है तो आपकी पर्सनैलिटी परफेक्ट है। आप किसी भी ऐसे शख्स को देख लें जिसके मुंह में सामने के एटलीस्ट एक आधा दांत ना हो, तो आप थोड़ी देर बाद उससे आपका दिल नहीं चाहेगा उससे ज़्यादा बात कंटिन्यू करने का। तो अपनी एक इम्प्रेशन के लिए आपके दांतों की खूबसूरती और कॉस्मेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है। दांतों का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है और कुछ लोग बहुत काम करते हैं इस पर, बहुत ख्याल करते हैं अपने दांतों का। लेकिन सर आपके पास कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जो कहते होंगे कि हम अपने दांतों की अपीयरेंस से यानी कि शेप से खुश नहीं हैं। वो फिर आपको कोई तस्वीर भी दिखाते होंगे किसी अदाकार की या अदाकारा की कि इस जैसी स्माइल मेरी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है सर? उनकी आप फरमाइश पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो कि बूढ़े हो चुके होते हैं, अपनी जवानी की तस्वीरें लेके आते हैं। अच्छा। ये देखें जी, हमारा यहाँ पे ये दांत ऐसे था, अब ऐसा क्यों है। अच्छा। तो एज के साथ ज़्यादा फ़र्क तो पड़ना और ये सपने से फेज से गुजरना है, तो हम उनकी जिस हद तक पॉसिबल होता है हम उनकी कॉस्मेटिक्स बेहतर कर देते हैं। अब तो बहुत एक अवेयरनेस आ गई लोगों में, मर्द, ख़वातीन, बच्चे सभी चाहते हैं कि उनकी जब वो स्माइल करें। सर आपके पास ज़्यादा मर्द आते हैं कि ख़वातीन आती हैं? किसी भी डेंटिस्ट के पास ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा आते हैं। हाँ, मर्द कम आते हैं। हाँ, आते हैं लेकिन उनकी रेशो निस्बतन कम है। ख़वातीन की ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि उनके दांत अच्छे लगे, वो प्यारी लगे, मुस्कुराते हुए खूबसूरत लगें। यानी ख्वाहिश के अलावा उनका एक कुदरती तौर पे एक जो दांतों का सेटअप है, जो दांतों की उनकी एक कॉम्पोजिशन है बच्चों की और औरतों की, वो नाजुक है बनिस्बत मेल्स के। तो इसीलिए ये ख़वातीन हमारे पास ज़्यादा आती हैं कि एक तो उनमें कॉस्मेटिक सेंस ज़्यादा होती है, दूसरे उनके कुदरती तौर पे दांत ज़्यादा ख़राब होते हैं, और बच्चों के भी। सर हमने देखा है कि बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, और वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं या बाहर खेलने जाते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो वो बच्चे ना मुस्कुराते हुए झिझकते हैं। आपने काफ़ी ऐसे लोग देखे होंगे जब वो मुस्कुराते हैं तो वो ना चेहरे पर या दांतों के ऊपर हाथ रख के मुस्कुराते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा जेस्चर नहीं है, क्योंकि अगले वाले को लगता है जो आपके सामने बैठा है कि शायद इसमें एतमाद नहीं है, और वो वाकई में एतमाद नहीं होता, वो खुलकर नहीं हंस सकता। तो इसका इलाज है? पहले हम इसकी रीजंस पे चले जाएंगे कि बच्चों के दांत टेढ़े होते क्यों हैं। बच्चों के दांत टेढ़े होने की वजह, सबसे बड़ी वजह उनका खुराक में आसानी है, यानी कि मुंह की एक्सरसाइज ही नहीं है। ठीक है ना। स्टार्ट इसका हो जाता है जब हम बच्चों को फीडर देना शुरू करते हैं। अच्छा। बचपन में जब फीडर देना शुरू करते हैं तो वो उसको फीडर को चूस के सक करके जो बच्चे का तालू है वो निप्पल की शक्ल की तरह ना तंग हो जाता है। जब तालू तंग होगा तो दांत जितने अल्लाह ने उगाने हैं, मुंह में देने हैं, वो उनको जगह कम मिलेगी, आगे पीछे हो जाएंगे, उनकी तरतीब ख़राब हो जाती है। तो पहली बात तो है कि बच्चों को फीडर देने से परहेज़ करना चाहिए। चूसनी है या जिस तरह के ये हैं सूदर्स हैं, हार्ड चीज़ों का इस्तेमाल करना हार्ड चीज़ों का। सेकंड क्या कि जब जबड़ों की और दांतों की एक्सरसाइज ही नहीं होगी, जब जबड़ों की एक्सरसाइज नहीं होगी, वो सही फैलेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, तो दांत आगे पीछे आ जाएंगे। लाइक पहले ज़माने में मकई चबाई जाती थी, गंडेरियाँ चूसी जाती थी और सख्त चीज़ें खाई जाती थी। अब वो वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब उसकी जगह जूसेस आ गए हैं, कॉर्नफ्लेक्स आ गए हैं, सॉफ्ट डाइट्स आ गई, नगेट्स आ गए हैं, चिप्स आ गई हैं जो पैकिंग वाली हैं। अब जब दांत सहूलत के आदी हो गए तो जबड़े तंग रहे तो दांत टेढ़े हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। के नुकसान क्या होते हैं? अपीयरेंस के अलावा कि आपको देखने में बुरे लग रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना तो उनकी सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। एक दांत आगे, एक पीछे, एक घुमा हुआ, एक दाएं बाएं, उसमें चूंकि गम्स पे साथ साथ वो उसी तरह गम्स भी अंदर नीचे आगे पीछे होते रहते हैं, खुराक वहाँ फंसी रहती है और दांत सही तरीके से साफ़ नहीं होते। तो आप नोट कीजिएगा कि जितने बच्चे या बड़े जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको हमेशा ब्लीडिंग गम्स की या मुंह से स्मेल की वो उनको शिकायत रहती है, क्योंकि सफाई हो ही नहीं पाती। अब हम आते हैं इलाज की तरफ। टेढ़ेपन के इलाज पहले ये होता था कि वो उतारने वाली तार लगा देते थे, जिसको खैर 10-15 दिन बस टाइट करवाना पड़ता था डॉक्टर के पास जाके, और फिर वो काम करती थी। उसके रिजल्ट्स भी 100% नहीं आते थे। अच्छा। अब उसकी जगह जिद्दत आई तो ब्रेसेस आ गई, मेटालिक ब्रेसेस। आपने देखा हो कि दांतों के ऊपर छोटे छोटे वो ब्रैकेट्स लगी होती हैं, उनके थ्रू दांत सीधे किए जाते हैं। अब उनके अलावा एक और ऊपर एक बड़ी चीज़ आ गई जिसको कि अलाइनर्स कहते हैं, इनविजिबल अलाइनर्स, जो कि अलाइनर्स मीन्स कि जो अलाइनमेंट करते हैं, जैसे गाड़ियों की व्हील अलाइनमेंट होती है, अच्छा। इससे दांतों की टूथ अलाइनमेंट होती है, okay। वो अलाइनर्स के थ्रू करते हैं। वो ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स आ गए, ये एक मज़ीद जिद्दत आ गई। अच्छा। तो ये वो तरीके हैं जो कि इनकी कॉस्ट के हिसाब से मरीज़ सेलेक्ट करता है कि वो क्या लगवा सकता है, वो हम लगा देते हैं। सर जैसा कि आपने कहा कि बचपन से ही हम ना बच्चों को फीडर पे लगा देते हैं, लेकिन एक एज में जाके बच्चों के दांत गिरते हैं, उसके बाद नए आते हैं। अगर किसी भी बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो जब वो नए दांत आएंगे वो भी टेढ़े मेढ़े ही होंगे या वो तब्दीली आ सकती है उनमें? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है। अमूमन ऐसा नहीं होता कि अगर दूध के दांत टेढ़े हैं तो परमानेंट दांत भी टेढ़े होंगे। अच्छा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ना बच्चों को ज़रा फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट के पास ले जाके उनकी एक्सरसाइज करवाते रहें। वो डॉक्टर जो समझेगा वो करवा देगा, और उसके वो जो फिलिंग्स हैं, जो दांत निकालने वाले हैं, क्योंकि 12 साल की उम्र तक ये स्टेज होती है कि मुंह में 2 तरह के दांत होते हैं, दूध के दांत भी होते हैं, परमानेंट दांत भी होते हैं।
12 से 13 साल की एज में सिर्फ परमानेंट दांत होते हैं, और ये ब्रेसेस या अलाइनर्स या जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई ये हम परमानेंट दांतों पे लगाते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट दांत भी ख़राब निकले। अच्छा, अगर 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, उसके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो अगर वो आपके पास आता है तो आप ब्रेसेस नहीं लगाते उसे? यूजुअली हम नहीं लगाते। अच्छा। क्योंकि उसका फ़ायदा वो तो दांत गिर जाने हैं। अगर हम उनको प्रेशर देके सीधा करने की कोशिश करेंगे वो जल्दी गिरेंगे, और वो जल्दी गिरेंगे तो फिर चांसेस हैं, अगर अपने टाइम से पहले हम गिरा दें, निकाल दें, तो फिर चांसेस हैं कि परमानेंट दांत टेढ़े आएंगे। क्योंकि दूध के दांत कुदरत ने पैदा किए हैं स्पेस मेंटेनर के तौर पे, जो कि आने वाले परमानेंट दांत की जगह बनाते हैं। परमानेंट दांत उगना शुरू होता है, वो प्रेशर देता है, दूध के दांत की रूट ख़त्म होना शुरू होती है, अल्टीमेटली हिलना शुरू होता है, फिर वो गिर जाता है। अच्छा। फिर उसी का परमानेंट दांत आ जाता है। अगर ये दांत बच्चों के साफ रहें, सीधे रहें दूध के दांत, तो परमानेंट दांत बिल्कुल सीधे आते हैं। और अगर दांत ख़राब होंगे, हम जल्दी निकालने की नौबत आनी पड़े, तो फिर परमानेंट दांत टेढ़े हो सकते हैं, और आपको ब्रेसेस या लाइनर्स बाद में लगवानी पड़ सकती हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मज़ीद बातें करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, दांत आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ज़ाहरी तौर पे आप उनके अगर फीचर्स देखें तो इतने प्यारे नहीं होते, लेकिन जब वो मुस्कुराते हैं, अगर उनके दांत प्यारे हों, एक ही शेप में हों, तो उनकी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी होती है। तो अपने दांतों का ख्याल रखा करें, और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है ताकि आप सुने कि दांतों के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है। डॉक्टर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का दोबारा से आगाज़ करते हैं। सर, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को दांत पीसने की बहुत आदत होती है। कुछ लोग जब नींद में होते हैं तो वो दांत पीस रहे होते हैं, गुस्से में होते हैं तो वो दांत पीसते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, शायद उन्होंने वो एक्सप्रेशंस देखे होते हैं तो वो कॉपी करते हैं, वो भी अपने दांतों को पीसते हैं। तो ये कोई बीमारी है या क्या है ये? जी, ये आदत भी है और बीमारी भी है। अच्छा। आदत में जैसे टीचिंग प्रोफेशन के लोग हैं या जो गुस्से के तेज़ हैं, वो जब गुस्से का इज़हार करते हैं और उनको वो ज़्यादा नहीं बोल सकते तो फिर दांतों को पीसते हैं। इस तरह कुछ लोग जो सोते में बहुत ड्रीमिंग के उनको आदत होती है, वो रात को सोते हुए दांत इतनी उनकी आवाज़ होती है कि साथ वाला बंदा जाग जाता है। अच्छा। इसको हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। और जो बच्चे सोते में दांत पीसते हैं वो बच्चे होते हैं जिनका एक नफ्सियाती इशू होता है कि उनको पेरेंट्स से टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, या उनको ज़्यादा प्यार नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलती, या वो दिन में लड़ते झगड़ते हैं और कुछ कर नहीं पाते, तो रात को वो ड्रीमिंग होती है, फिर वो सोते में दांत पीसते हैं। अच्छा सर, मतलब अगर वो सो रहा है तो वो इतनी स्पीड के साथ या उतने प्रेशर के साथ पीस रहा है कि उसकी आवाज़ आती है? आवाज़ आती है। ओके। हाँ जी, और ये इतना ख़तरनाक है कि इससे दांतों की जो हिफाजती तय, जिसको एनामल कहते हैं, जो कि ठंडे और गर्म से प्रोटेक्ट करता है, वो उतर जाता है। और आप देखें कि ऐसे हर पेशेंट को जो सोते में दांत पीसने का आदी है या वैसे गुस्से का तेज़ और दांत पीसने का आदी है, उसको ठंडा गर्म जरूर लगता होगा क्योंकि उसके दांत सेंसिटिव हैं। इसका हल ही हम ये करते हैं कि हम शुरू की स्टेजेस में हम नाइट गार्ड बना के देते हैं। अच्छा, वो एक उसमें क्या होता है? वो सिलिकॉन की एक ट्रे होती है जो हम पेशेंट के दांतों का इम्प्रेशन या साइज़ लेके उसके मुताबिक हम एक सिलिकॉन ट्रे बनाते हैं। और जब पेशेंट को वो दांत पीसने का टाइम आता है, चाहे वो सोते में या जागते में, तो नाइट गार्ड या वो एक टूथ गार्ड उसके मुंह में रखवा देते हैं। फिर सारा प्रेशर वो टूथ गार्ड पे आता है। किस तरह का होता वो ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन होती है। अच्छा। बड़ा सॉफ्ट एक लेयर होती है, वो बस मुंह में रख लेते हैं रात और जब सोने से दांत- पहले? सोने से पहले। हाँ। वो ताकि अगर वो पीसेगा भी तो फिर वो ट्रे पिसेगी, दांत नहीं पिसेंगे। अच्छा, ठीक है ना? लेकिन आवाज़ भी नहीं आएगी? आवाज़ भी नहीं आएगी डेफिनेटली। दांत के रगड़ने की आवाज़ आती है। सिलिकॉन तो एक रबर टाइप चीज़ है, नरम सी, उसकी आवाज़ नहीं आती। लेकिन इस आदत को कैसे ख़त्म किया जाए? कि आदत तो काउंसलिंग। उसको रहेगी। काउंसलिंग, और उनको समझाएं कि आपके लिए ख़तरनाक है। बच्चा तो नहीं समझेगा, बड़े समझ जाते हैं। या उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है फिर, या जो भी इशू है रिगार्डिंग। सर, कुछ लोगों को ना सेंसिटिविटी का भी इशू होता है, उनके दांत बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर वो कुछ स्पाइसी खाएं या कुछ ठंडा खाएं तो उनके दांतों में पेन या उसको क्या कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है, वो क्या होता है? अमूमन इसकी दो वजह हैं। एक तो वो सफाई सही तरीके से नहीं करते, तो छोटी छोटी कैविटीज़ बन जाती हैं। दांतों की सफाई से हाँ जी, दांतों की सफाई मुनासिब तरीके से या ना करने से या मुनासिब तरीके से ना करने से छोटी छोटी कैविटीज़ बन जाती हैं, जो कि आमतौर पर पेशेंट को नज़र भी नहीं आती। अच्छा। वो पेशेंट तभी डॉक्टर के पास आता है जी हमारे खाना फंस रहा है, हम देखते हो तो कैविटी होती है। जब कैविटी होती है तो उसमें सेंसिटिविटी भी होती है। उसके अलावा सेंसिटिविटी की वजह ये भी है कि जो लोग बहुत ज़ोर से दांत पीसते हैं या दांत हार्डवेयर से साफ़ करते हैं, उनके भी दांत घिस जाते हैं। अच्छा। कुछ लोग आम जो यूजुअली
नफासत पसंद होते हैं, वो इसलिए ज़्यादा देर तक दांत साफ़ करते हैं कि उनके मुंह से किसी को बदबू ना आए, उनके दांत सही रहें। ये ब्रशिंग उल्टा नुकसानदेह हो जाती है। सर कोई ना वहमी होते हैं, वहमी होते हैं कि उनको लगता है कि उनके दांत अभी तक साफ नहीं हुए। उनको जब वो ज़्यादा रगड़ जाते हैं उनके दांत भी घिस जाते हैं। जो ज़्यादा सफाई करना भी नुकसानदेह है, ना सफाई करना भी नुकसानदेह है, और ज़्यादा सफाई करना भी हर चीज़ की ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने दांतों को सही से साफ नहीं करते, या फिर इतना साफ करते हैं कि ब्रश इनके दांत घिसा देता है। ओके, अच्छा, अकब दाढ़ के बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है और कब निकलती है? ये बड़े मज़े की बात है कि इसको पहले अकल दाढ़ कहते हैं। क्यों है इसको? इसलिए कहते हैं कि जो परमानेंट दांत हैं सारे, वो 12 साल की उम्र तक आ जाते हैं। अच्छा। ये आती है 17 से 18 साल की उम्र में आती है। तो चूंकि देर से आती है तो अकल भी देर से आती है। अच्छा। इसका नाम अकल दाढ़ रख दिया गया। हाँ। हमारी किताबों में इसका नाम विजडम टूथ है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अच्छा, अब चूंकि ये देर से आती है तो उस वक्त तक तमाम जबड़े की डेवलपमेंट हो चुकी होती है। अच्छा। अब ये उगती तो है, अब जगह होगी तो सीधी उगेगी, जगह नहीं होगी तो टेढ़ी उगेगी दाएं बाएं। अच्छा। जब टेढ़ी उगेगी तो दर्द करेगी, तकलीफ करेगी। बाज़ औक़ात पेशेंट मुंह नहीं खोल पाते अकल दाढ़ की वजह से। अच्छा। उनको इतनी कान तक दर्द जाती है कि मुंह खोलते हैं वो, चूंकि टेढ़ी होती है, वो आपकी सारा फिर नर्वस सिस्टम, आपकी ब्लड सप्लाई, आपकी सब चीज़ को अफेक्ट करती है। मुंह के मसल्स को वो तंग करती है। तो जब मुंह के मसल्स तंग होते हैं तो मुंह खोलने में दुश्वारी होती है, कि तो मुंह बंद करने में दुश्वारी होती है। तो अकल दाढ़ को आम तौर पर निकाल देना चाहिए, निकलवा देना चाहिए। यूरोप में तो जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसकी वो विजडम टूथ उन्होंने देखी, वो निकाल देते हैं। अगर आप ना निकालें तो वो दर्द रहेगी? नॉट नेसेसरी कि दर्द हो। अच्छा। लाइक हो तो फ़ौरन निकलवा देना चाहिए। अकल दाढ़ का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, उसको निकलवा देना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 25 साल तक ये आती रहती है, तो ये 25 सही है? नहीं, ये 40, 45, 50 साल तक आती रहती है जी। तो आप हमेशा बंद निकलवानी पड़ती है ये निकलवा देना बेहतर होता है। अगर ज़रा सा भी तंग करे तो उसको निकलवा दें। हाँ, तो नुकसान कोई नहीं है। हाँ जी, इसके निकलवाने से नुकसान कोई नहीं है, और इसको लगवाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि नवाला इतनी पीछे जाता ही नहीं है खुराक का। हमारी 2 दाढ़ें जो हैं आखिर में वो खाना खाने के लिए काफ़ी हैं। ये थर्ड टूथ होता है जिसको विजडम टूथ कहते हैं। तो इसको निकलवा देने में हर्ज कोई नहीं। सर, आपके पास काफ़ी लोग आते होंगे जो कि नए दांत लगवाते हैं, तो ये जो नए दांत हैं ये क्या इसी तरह के दांत होते हैं, और कितनी किस्में होती हैं इनकी? ये मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं। एक होते हैं उतरने वाले और एक होते हैं फिक्स्ड। उतरने वाले हम तब लगाते हैं जब पेशेंट नहीं चाहता कि उसके साथ वाले दांतों को इन्वॉल्व करके नए दांत लगाए जाएं या कोई सर्जरी की जाए। ये तरीका अब पुराना होता जा रहा है। उतरने वाले दांत वो आमतौर पे होता है कि वो ज़ोर से हंसे या छींक लिए या खांसी लिए तो दांत मुंह से बाहर होते हैं। तो आमतौर पे ये उतरने वाले दांत ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। ऐसा होता है। मेरे पास एक बार पेशेंट आई तो कहते हैं कि मेरे दांत ये दो थे, ये आप नए लगा दें, मेरे अभी भी गिरे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी बाइक पे आ रहे थे, स्पीड ब्रेकर से उछले हैं तो दांत हमारे चले गए। खैर, कितना एम्बैरेसिंग है ये। एम्बैरेसमेंट होती है। इसका दूसरा तरीका है कि हम ब्रिज लगाते हैं। ब्रिज ये होता है कि जो दांत निकला होता है उसके एक दांत आगे और एक दांत पीछे, जो उसके हमसाया दांत नेबर टीथ होते हैं, उनको हम ग्राइंड करके उनके ऊपर क्राउन चढ़ाते हैं। उसके साथ वो मिसिंग दांत जुड़ा होता है। ये तरीका निस्बतन सस्ता है, जो अगली किस्म बताने जा रहा हूँ। अच्छा। और इसमें बिल्कुल हम टूथ कलर मैच करके लगाते हैं, टूथ शेप मैच करके लगाते हैं। बस इसका नुकसान ये है कि एक मिसिंग दांत की खातिर 2 सेहतमंद दांतों को भी ग्राइंड करना पड़ता है। उनकी जो हेल्थ है, उनकी इंटीग्रिटी हम रिस्क पे ले आते हैं। जो कि उसके आसपास के दांत हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ये एक निकला हुआ ना, तो एक दांत ये और एक ये, इसको हम ग्राइंड करके कवर चढ़ाएंगे और बीच में ये साथ जुड़ा होगा। तो चूंकि पुल बन गया तो इसको हम डेंटल ब्रिज कहते हैं। डेंटल तो एक दांत लगाने के लिए 2 और दांतों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अब जो तीसरी किस्म है जो कि इंतहाई जदीद है और इंतहाई साइड इफ़ेक्ट से पाक है, वो है डेंटल इम्प्लांट। कि जहाँ पे दांत नहीं है वहीं पे हम सुन करके सर्जिकली हम एक टाइटेनियम का एक फिक्सचर या एक स्क्रू सा होता है वो, जिसको हम इम्प्लांट कहते हैं, वो हम जॉ बोन के अंदर ऊपर या नीचे हम फिक्स कर देते हैं। और कुछ मुनासिब अरसे के बाद 2 से 2.5 माह के बाद हम उसके ऊपर एक नया दांत लगा देते हैं। ये सर्जिकल तरीका है। तो इन तीनों में से सबसे बेहतरीन लास्ट वाली है? बेहतरीन डेंटल इम्प्लांट। एक्सपेंसिव भी होगी? एक्सपेंसिव, डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। अच्छा सर, बहुत से हमने देखा है कि जो बच्चे हैं वो शिकायत करते हैं कि मेरी अम्मी को भी सेम यही प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है कि अगर माँ बाप के दांत ठीक नहीं थे या उनके दांतों के साथ जवानी में या बचपन में इश्यूज रहे हैं तो वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं? किसी हद तक ये बात ठीक है। जो इसको हम कहते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये ज़्यादातर टेढ़े दांतों में ज़्यादातर देखने में आया कि अगर माँ बाप में से किसी एक के दांत टेढ़े हैं या दोनों के टेढ़े हैं तो बच्चों के एट द एंड हो ही जाते हैं टेढ़े दांत जब निकलते हैं। लेकिन और अगर माँ बाप ठीक करवा लें
फिर वो भी बच्चों ठीक के करवा लेंगे, लेकिन उनके जेनेटिक उनका अच्छा, मेकअप ओके, तो ओके, है ओके। ना उनके अंदर। हाँ। वो जाहिर है कोई जेनेटिक उनके अंदर कोई था मसला, तो उनके दांत टेढ़े हुए ओके, ना, वो तो ओके, करेक्शन तो बात की बात है। तो करेक्शन ट्रांसमिट नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल ओके, ओके, ट्रांसमिट I get it, हाँ। ठीक है ना। तो बच्चों के दांत जेनेटिकली ख़राब हो सकते हैं, इसको हम फेमिलियल एक एनोमलीज कहते हैं दांतों की। तो वो ठीक भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो कोई सकते मसला, हैं, हर बिल्कुल। बीमारी का इलाज है। मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इलाज सर, डाइट के बारे में बता दीजिए कि किस तरह का खाना खाना चाहिए जो दांतों के लिए बेहतर है, और किस तरह के जो खाने हैं वो अवॉइड करने चाहिए। लाहौरियों के लिए ये बात नहीं कही, वो तो सब कुछ खाएंगे, ठीक है सर, ना। लाहौरी सब कुछ ही खाते सब हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना। तो जो भी खाएं, जितना भी खाएं, उसके बाद साफ़ कर लें, क्योंकि अगर आप जिस बर्तन में खाना खाते हैं उसको भी साफ़ करते हैं ना खाना खाने से पहले, तो दांतों को भी खाना खाने के बाद साफ़ कर लिया करें। हाँ, अब हम आते हैं ज़रा सीरियस होके कि कौन सी खुराक बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। तमाम खुराक जिसमें फाइबर कंटेंट है, लाइक बगैर छना हुआ आटा, मकई, गन्ना और इस तरह की चीज़ें जो कि जिनमें फ़ाइबर है, जिसमें हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती, कुछ मेहनत करनी पड़ती खाने के लिए, और वो दांतों पे चिपकी नहीं रह जाती हैं, वो चीज़ें दांतों के लिए बेहतर हैं। अब चॉकलेट्स, कैंडीज़, जो पैक्ड फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो सर, कुछ लोग चीनी बहुत खाते हैं, चीनी बहुत खाते हैं। नुकसानदेह है ना। बिल्कुल, हर चीज़ की जाती है नुकसानदेह। चीनी तो वैसे भी सबसे पहले तो खतरा, दांतों से पहले डायबिटीज़ का खतरा है। तो हर वो चीज़ जो कुछ दांतों, लोग कच्चे चावल खाते कच्चे हैं, चावल खाना वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? बहुत बुरे, क्योंकि उसमें फोर्स लगती है। अब कच्चे चावल खाना या पत्थर चबाना तकरीबन एक सी बात है। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनके और कोई मसला नहीं होता, उनके दांतों में क्रैक पड़े होते हैं, उनको ठंडा लग रहा होता है, दांत टूट रहे होते हैं। क्या जी, किसी को मट्टी खाने की आदत है, किसी को वो चावल कच्चे खाने की आदत है, कुछ नेल बाइटिंग मट्टी खाने की आदत है। मट्टी खाने की आदत है। ऐसे जो बच्चे बचपन में मट्टी खाते हैं, सर, ये जो प्लास्टर होता है दीवार वैलिड का, सवाल है, जो बच्चे बचपन में मट्टी खाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बचपन में मट्टी खा रहे होते हैं, माँ बाप को नहीं पता होता, तो क्या वो दांतों के लिए नुकसानदेह है? बिल्कुल नुकसानदेह। अच्छा, क्योंकि जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनी है, अगर उसके अगेंस्ट आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान देगी वो। तो ये कच्चे चावल खाना, ये प्लस्तर तोड़ तोड़ के बच्चे जो खाते हैं, वो नेल बाइटिंग, मुंह में बात करते हुए पेन रख लेना, वो कोई पेन रख लेना, ये सब वो चीज़ें आते हैं जो कि दांतों के लिए नुकसान दें। और हर वो चीज़ खानी चाहिए जिसको आप मुंह में स्टे ना करें। अगर कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो फ़ौरन ब्रश कर लें। चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, बच्चों को नहीं रोक सकते आप, लेकिन जब भी वो खाएं उसके बाद ब्रश जरूर कर लें। सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने चाय पी है, या आपने कॉफ़ी पी है, या आपने खाना खाया है दोपहर के वक्त 4 बजे, तो आप पेस्ट का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ ब्रश कर लें, तो वो मुफीद है या बिल्कुल पेस्ट ठीक है। ज़रूरी है? देखिए, टूथपेस्ट। मकसद सफाई करना है। अब मिसवाक के ऊपर कभी टूथपेस्ट नहीं लगाई जाती, हाँ, क्योंकि जो मिसवाक के फाइबर हैं, फाइबर साफ करते हैं। तो मैं खुद भी ऐसी है कि जब मुझे पेस्ट देखने में नज़र नहीं आ रही होती, ब्रश किया और गीला किया और साफ़ कर लिया, क्योंकि ब्रिस्टल्स ने काम करना है। आपने फंसी खुराक को वहाँ से साफ़ करना है, ना कि आपने वो झाग बनानी और फ्लेवर्स लेने हैं। वो ठीक है, एक एडेड इफेक्ट है। अलबत्ता फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट अच्छी होती हैं, कुछ टूथपेस्ट जिसमें नमक होता है वो अच्छी होती हैं, ठीक है ना। मतलब नमक और टूथपेस्ट का आपस में ताल्लुक है। नमक सदियों से हमारे बड़े भी अपने टोटकों में इस्तेमाल करते हैं कि एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाला, उसकी कुलियाँ की, ये बहुत सी चीज़ों से बचाता है आपको। मुंह की बुरी स्मेल से बचाता है, ब्लीडिंग गम से बचाता है, फसूड़ों की सोजन से बचाता है। बल्कि अक्सर हमारे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसी टूथपेस्ट दें जिसमें नमक हो। अच्छा। तो ऐसी टूथपेस्ट फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर्ड हैं जिनमें नमक है और बड़ी फ़ायदेमंद क्या है। आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये बड़ा पूछा जाता था ना, फेमस डायलॉग था एक दौर में। अच्छा सर, एक और सवाल मैं पुट करना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में आया कि मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर कि आप डेंटिस्ट क्यों बने? क्या थॉट थी? मेरी फैमिली में ज़्यादातर या तो डॉक्टर्स हैं, या आर्मी में, या वो टीचर्स हैं। अच्छा। तो डेंटिस्ट कोई नहीं था। अच्छा। डेंटिस्ट महंगे बड़े होते हैं, तो मैंने कहा मैं बन जाऊं ताकि एटलीस्ट मेरी फैमिली को तो सहूलत हो ना। तो आपके फैमिली के मेंबर्स आते हैं कि डॉक्टर साहब देखें ये दांत में क्या मसला है? वैसे ही गेट टुगेदर हो ना, और कोई डॉक्टर हो वैसे ही, तो जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो बेटा बात सुनना, मेरी कमर बहुत दर्द करती है, मेरी गर्दन बहुत दर्द करती है, तो आपके पास वो आते हैं कि ज़रा चेक करना मेरे दांतों को क्या मसला है? मुझे हर जगह पे ना दांत देखने पड़ जाते हैं। अच्छा। एकदम मुझे ओवर स्पीड पे एक वार्डन ने रोका,
तो मैंने उनसे जब तारुफ कराया, मैंने कहा कर लें चालान, लेकिन आप करते क्या? मैंने कि डेंट, वो वहीं पर मुझे दिखाना शुरू हो गया कि ये देखें जी मेरे दांत का। तो ये फैमिली फंक्शन के अलावा मुझे सड़कों पर भी देखने पड़ते हैं, तो ये अच्छा। नई बात नहीं है। अपना आपने तारुफ करवाया, जी। तारुफ करवाने के बाद अगला सवाल ये होता है कि आप डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट। ये मेरे दांत चेक करें, ठीक दांत check है, करें, सब कुछ ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है ना? ऐसे- ऐसे तो आप होता है। टैकल कैसे करते हैं सिचुएशन को? मैंने कहता जी हर एक चीज़ की मुनासिब जगह क्लिनिक पे आके हम वहाँ बैठ के देखते हैं, यहाँ आपने जो करना है कर लें। ठीक। चलिए सर, अब मैं बात करूंगी कि कुछ लोग जिनके मुंह से स्मेल आती है, तो वो क्या करते हैं, वो सौंफ खाते हैं ताकि अच्छी स्मेल आए। तो आप मुझे बता दीजिए कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, जैसे मैंने मलेठी की बात की, ऐसे बहुत सी और जड़ी बूटियां हैं, अगर उनको इस्तेमाल करें, उनको स्मेल करें, वैसे भी स्मेल उनकी बहुत अच्छी होती है, तो क्या ये कारआमद होती है, मुफीद होती है कि अगर आप ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपके दांत अच्छे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे? अगर हम ये देख लें पहले कि स्मेल आती क्यों है, तो हमारे लिए इस बात का जवाब देना भी आसान होगा, और हर मरीज़ के लिए जो मैं बताऊंगा उसको उसके लिए आसानी रहेगी कि वो क्या करे। मुंह में स्मेल आने की बहुत सी वजह हैं। सबसे पहली बात कि जब मुंह खुश्क होता है तो तब स्मेल ज़्यादा आती है। अपने अच्छा। मुंह को गीला रखना चाहिए, वक्फे वक्फे से पानी पीते रहना चाहिए, पानी थर्मस में या बॉटल में साथ रखें, हर थोड़ी देर के बाद 1-2 घूंट ले लें। तो मुंह जितना खुश्क होगा, मुंह में स्मेल और मसूड़ों और दांतों की बीमारियां उतनी ज़्यादा रहेंगी। अच्छा, ओके। सेकंड, स्मोकर्स, उनके मुंह से स्मेल रहेगी। स्मोकर कभी अपने दांतों को, मुंह को साफ़ नहीं रख सकता। पान खाने वाले, उनके मुंह से वो पान की स्मेल आएगी, जो नेचुरल स्मेल है या जो ऑर्डरलेस माउथ है वो नहीं होगा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके तदारुक के लिए ली गई दवाइयाँ खाने से मुंह में स्मेल आती है। इनके मुंह की स्मेल कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स में है। अच्छा। एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स में है, डायबिटीज़ की दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि मुंह की बदबू आती है। तो ये जितने भी हैं, मलेठी आपने बताया, ये हर्बल हैं, मेरा कोई इस बारे में इतना नहीं है, लेकिन ये चूंकि इनका नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं तो है, ये किया जाए। सौंफ अलबत्ता अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। बाज़ वो वक़्त हम- आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हाँ है। जी, बाज़ वक़्त हम बबल गम एडवाइस करते हैं। बबल गम चबाने के 2 फ़ायदे हैं च्युइंगम के। आमतौर पे आपने नहीं सुना होगा कि आप डेंटिस्ट के मुंह से सुन रहे हैं कि बबल गम खाने के फ़ायदे हैं। एक तो वो दांतों की सफाई रखती है, जो छोटी मोटी खुराक दांतों के बीच में फंसी होती है वो बबल गम से चिपक के बाहर आ जाती है। अच्छा। सेकंड उसका ये कि उससे सलाइवा पैदा होता है, मुंह में थूक बनता रहता है। और तीसरा उसका कि जो एक्सरसाइज रहती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और तीसरा उसके मुंह से खुशबू आती रहती है इसकी वजह से। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम कोशिश करते हैं कि जो नाजरीन हमें देख रहे हैं वो कुछ सीख सके, उन्हें पता चल सके। तो आज का प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव था। हमने दांतों के हवाले से बात की कि आपने अपने दांतों को किस तरह से कहते हैं ना, वो गोरा चिट्टा रखना है। हम बड़ी बात करते हैं कि हमारा चेहरा गोरा होना चाहिए, हम गोरे चिट्टे होने चाहिए, लेकिन अपने दांतों का ख्याल रखें और जो तमाम तर चीज़ें हैं उनको फॉलो करें। मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।